Good morning, everyone. Student life is a golden period. If you will develop yourself in this golden period, then yes, you will get golden future. अगर आपको फ्यूचर में गोल्ड चाहिए ना, तो आज इस गोल्डन पीरियड को यूटिलाइज करना पड़ेगा. विद्यार्थी जीवन जो है ना, दैट इज द गोल्डन पीरियड. आपको आइडिया होगा राजा महाराजाओं के टाइम में भी ना, कभी भी जो बच्चे राजकुमार हुआ करते थे, उनको कभी भी इमीडिएट शासन नहीं दिया जाता था. उनको बोला जाता था कि ये जो तुम्हारा ड्यूरेशन है ना, विद्यार्थी वाला, ठीक है ना, उसमें आप जाओ, गुरुकुल में जाओ, वहां विद्या अर्जन करो, शिक्षा दीक्षा अर्जन करो, और फिर राज्य संभालो, ताकि तुम एक अच्छे से राज्य को संभाल पाओगे, एक अच्छे राजा बन पाओगे. तो इसीलिए विद्यार्थी जीवन जो मिला है ना, वो आपको विद्या अध्ययन के लिए मिला है. उसमें अच्छी शिक्षा गेन करो. तो अगर आपने इस ड्यूरेशन को सिर्फ और सिर्फ, दिस इज द गोल्डन पीरियड, एक चीज बता रहा हूं आपकी लाइफ का, दिस इज ओनली द गोल्डन पीरियड. अगर इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, तो आगे आने वाला टाइम आपको गोल्ड ही गोल्ड देगा. राइट, चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना. आप ऑलमोस्ट मान के चलो कि देखो, हर बार हर साल इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा. और इस बार कुछ अमेंडमेंट्स हैं, राइट. तो प्रोबेबिलिटी है कि 6 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है, ठीक है ना. और वैसे भी अगर टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ ग्लिम्स आपको मिलेंगे कैपिटल गेन, ठीक है ना. और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, देखो. रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर को अगर मामला जाता है, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 55A, राइट. रिवर्स मॉर्गेज का क्वेश्चन आया हुआ है. एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EC, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, एग्जेम्पशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 50C, स्लम सेल 50B, कैपिटल गेन 111A, 112A, 112, राइट. और कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड. और इन्हांस्ड कंपनसेशन, मेजरली ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए हुए हैं. और उसके अलावा भी कुछ बनेंगे जो आपकी टोटल इनकम के पार्ट्स हैं, राइट. मेजरली जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपन ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं. मतलब दीज आर दी मेजर पार्ट फॉर दिस चैप्टर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं सर इसी पार्ट को कर लिया जाए, नहीं. इन पार्ट को करने से कुछ नहीं होगा. आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी नहीं होगी, आप कोई भी चीज सॉल्व नहीं कर पाओगे. चलो स्टार्ट करते हैं. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी. यहां पर आपको मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ अगर आपने दो चीजों पर फोकस कर लिया, कैपिटल और गेन, कैपिटल और गेन. कैपिटल गेन मतलब कैपिटल पर गेन, कैपिटल मतलब कैपिटल एसेट्स पर गेन. अगर कैपिटल एसेट्स है और उस पर आपको गेन कब होगा, आप जब उस एसेट्स को ट्रांसफर करोगे तब आपको गेन होगा. दैट इज द रियल प्रॉफिट. नॉशनल प्रॉफिट की हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं, ठीक है ना. मान लो आपके पास कैपिटल एसेट्स है, 10 लाख में आपने खरीदी थी, आज उसकी वैल्यूएशन 50 लाख रुपए हो चुकी है. आप बोलोगे सर 40 लाख रुपए का गेन हो गया. नहीं, दैट इज नॉट रियल गेन. जब आप उसे ट्रांसफर करोगे और जब आपके पास रियलाइज हो जाएगा, दैट इज द रियल गेन, है ना. जब आपने उसे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, तो आप बोलोगे सर 10 लाख की एसेट्स थी, आज 50 लाख में बिक गई, तो 40 लाख इज माय प्रॉफिट, राइट. दैट इज रियल प्रॉफिट. तो जब आप कैपिटल एसेट्स हो और आपने उसको ट्रांसफर किया हो, राइट, तो जिस तरीके से हर एड का पहला सेक्शन उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है, उसी तरीके से कैपिटल गेन का पहला सेक्शन, सेक्शन 45, कैपिटल गेन में जो सेक्शंस हैं 45 टू 55A, तो पहला सेक्शन 45 उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है. सेक्शन 45(1) वो बोलता है कि कैपिटल एसेट्स हो, ट्रांसफर हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, राइट. कैपिटल एसेट्स हो एज पर सेक्शन 214, ट्रांसफर हो एज पर सेक्शन 247. तो ये दो टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कैपिटल एसेट्स. अगर एक ब्रॉडर टर्म में, अगर मैं ब्रॉडर टर्म में सोचूं, तो व्हाट इज कैपिटल एसेट्स? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, any kind of property with use for business or not, any kind of property, चाहे tangible हो, intangible हो, movable हो, immovable हो, right, any kind of property, ठीक है ना. any kind of property, चाहे आप उसे बिजनेस में यूज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, दैट इज कैपिटल एसेट्स. दिस इज द ब्रॉडर डेफिनेशन. मतलब इस ब्रॉडर डेफिनेशन को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा सर सारी की सारी चीजें आ गई कैपिटल एसेट्स में. यस, सारी की सारी चीजें आ गई है. बट जब हम इसके एक्सक्लूसिव्स देखेंगे तो हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या कैपिटल एसेट्स है और क्या कैपिटल एसेट्स नहीं है.
राइट। तो पहली जो डेफिनेशन है उसमें क्लियर कट उन्होंने बोला है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर यूज्ड फॉर बिजनेस और नॉट दैट इज कैपिटल असेट्स। बट कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दिया है। पहला, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल। स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स को इन्होंने यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया है, इसे कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पीजीवीपी हेड में हो जाता है। जब आप अपने स्टॉक को सेल परचेज करते हो तो उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो पीजीवीपी हेड में हो जाता है। तो इसीलिए जब वो पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल हो गया तो वापस काय को टैक्सेबल करने का, इसीलिए इन्होंने कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में से इसे हटा दिया। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ डिपार्टमेंट ने अपना गेम खेला है। पर्सनल इफेक्ट की जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आप या आपके फैमिली मेंबर जिसे डे टू डे रूटीन लाइफ में यूज ले रहे हो, ऐसी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे आप या आपके फैमिली मेंबर अपने पर्सनल पर्पज में यूज कर रहे हैं, दैट इज पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां आपको लग रहा होगा सर ये तो फायदा हो गया, बट डिपार्टमेंट ने यहाँ गेम खेला है। डिपार्टमेंट ने कहा देखो, डिपार्टमेंट ने जो गेम खेला, आप सोचो वो गेम क्या है। लेट्स अज्यूम आपने एक्टिवा खरीदा, एक्टिवा आपने लेट्स अज्यूम 70,000 में खरीदा। आपकी 2 दिन बाद ही इच्छा हुई कि यार मैं एक्टिवा सेल कर दूं। बताओ कितने में सेल होगा? 75? नो, 65 या उससे भी कम, है ना। 65 या उससे कम, मतलब जिस प्राइस से परचेज किया है उससे कम पे ही सेल होगा। तो डिपार्टमेंट को लगा कि यार सेल प्राइस 65,000 और कॉस्ट अपनी 70,000, ये तो 5,000 का लॉस हो गया। डिपार्टमेंट को फायदा कब होता है? जब प्रॉफिट होता है। अब डिपार्टमेंट को यहाँ प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, डिपार्टमेंट को तो यहाँ लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट को पता है कि अगर ये 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता तो अपने को टैक्स कलेक्ट होता। 5,000 का लॉस है, मतलब ये तो टैक्स का बेनिफिट ले सकता है ये बंदा, तो इन्होंने इसे एक्सक्लूड कर दिया। पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट्स। बट कुछ ऐसी पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी है जिनकी वैल्यू जनरली एप्रिशिएट होती है। डिपार्टमेंट को पता था कि पर्सनल इफेक्ट की जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है। मतलब आपने 70,000 में खरीदा तो 1 लाख में बिक सकती है, 1.25 लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में बिक सकती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं? उसको इन्होंने कैपिटल एसेट्स में कवर कर लिया, दैट इज जाडा एसपी। जाडा एसपी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, इनको इन्होंने कैपिटल एसेट्स माना है। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल लैंड नहीं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। एग्रीकल्चर को शुरू से गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया उसको इन्होंने बोला है कि अगर आप उसे ट्रांसफर करते हो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट्स। अब आपका क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड? रूरल एग्रीकल्चर लैंड मतलब वो लैंड जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने डिफाइन किया है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ये कहता है कि अगर कोई भी एरिया, कोई भी कैंटोनमेंट, कोई भी म्युनिसिपलिटी, उसकी लिमिट, मान लो ये एक एरिया है, ठीक है ना, म्युनिसिपलिटी लिमिट हो गया, एरिया लिमिट हो गया, कैंटोनमेंट लिमिट हो गया, राइट। इस एरिया की पॉपुलेशन अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, तो दैट इज अर्बन एरिया। अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो रूरल एरिया, अदरवाइज अर्बन एरिया। और अर्बन एरिया अगर हो जाता है तो उसके अंदर जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगी वो क्या हो जाएगी? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। और अगर अर्बन एरिया नहीं है तो दैट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्लियर, राइट। तो इन्होंने अर्बन एरिया को डिफाइन किया है कि अगर एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो वो अर्बन एरिया हो जाएगा। फिर उन्होंने और उसे डिस्क्राइब किया है कि अगर पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है बट अप टू 1 लाख है तो वो एरिया तो अर्बन कहलाएगा ही, उसका 2 किलोमीटर का रेडियस ही अर्बन कहलाएगा। मतलब इस एरिया के अंदर जो क्राउड है, इस एरिया के अंदर, सॉरी नॉट क्राउड, इस एरिया के अंदर जो जमीन है वो तो अर्बन होगी ही होगी, बट 2 किलोमीटर बाहर भी अगर कोई जमीन है तो वो भी अर्बन हो जाएगी अगर पॉपुलेशन अप टू 1 लाख हो तो, ठीक है। फर्दर और बताया कि अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट अप टू 10 लाख है तो 6 किलोमीटर का रेडियस, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 10 किलोमीटर का रेडियस, देखो 8 किलोमीटर का रेडियस विल बी अर्बन एरिया, ठीक है ना। देखो अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो अर्बन एरिया हो जाएगा। पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा है बट अप टू 1 लाख है तो 2 किलोमीटर का रेडियस भी आपका क्या हो जाएगा? अर्बन कहलाएगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है बट अप टू 10 लाख है तो 6 किलोमीटर का रेडियस भी अर्बन कहलाएगा। मतलब वो एरिया तो अर्बन होगा ही जहां की पॉपुलेशन है, बट उसके बाहर का 6 किलोमीटर का रेडियस भी
एरिया भी आपके लिए क्या हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो वो एरिया तो अर्बन होगा ही होगा, बट उसके बाहर का 8 किलोमीटर का रेडियस भी अर्बन कहलाएगा, राइट। तो अर्बन को इन्होंने यहां पर डिफाइन किया है। और फिर फोर्थ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर स्कीम 1999 की जो स्कीम थी, अगर उसमें गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड हुए हैं, या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स अंडर मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, वहां अगर ये आपके बॉन्ड्स इशू हुए हैं तो इन्हें भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। एक फायदा और है कि अगर इन बॉन्ड्स पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो हमने पहला क्या देखा था कि कैपिटल एसेट्स मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विद यूज फॉर बिजनेस और नॉट, उसे कैपिटल एसेट्स बोला जाएगा। लेकिन 4 एक्सक्लूजन है जिन्हें कैपिटल एसेट्स नहीं बोला गया है। स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा, पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ को कैपिटल एसेट्स माना है, जाडा इसको। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। और फोर्थ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। फिर एक एम्बिग्यूटी थी, उस एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए डिपार्टमेंट ने बोल दिया, एक एम्बिग्यूटी थी। पहले हुआ क्या करता था, असेसिंग ऑफिसर्स जब मान लो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, बोलते थे यार तुम तो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हो तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। तो असेसिंग ऑफिसर उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोलते थे कि तुम्हारी इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल, कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। वो इन्वेस्टर ये सोचता था कि उसे कैपिटल गेन का बेनिफिट मिल जाएगा, 111A 112A का बेनिफिट मिल जाएगा, बट यहाँ तो उल्टा हो गया। वो बेनिफिट तो नहीं मिला क्योंकि यहाँ टैक्स रेट्स कम है, 111 112 में, तो जनरल टैक्स रेट्स में चले गए, है ना। तो वहां पर एफआईआई बैक होने लग गए, बोले हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो उस समय गवर्नमेंट ने बोला, मोदी सरकार ये प्रोविजंस लेके आए, बोले नहीं 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 यार तुम आओ इंडिया में पैसा लाओ, कोई टेंशन नहीं है तुम्हें। बाय डिफॉल्ट जो तुम सोच रहे हो ना कि पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो रहा है, टैक्सेबल मत, टेंशन मत लो, ये कैपिटल गेन हेड में ही टैक्सेबल किया जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो स्पेसिफिक लिख दिया कि एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। अगर एफआईआई ने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखी है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इट विल ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। बाय डिफॉल्ट उसे कैपिटल एसेट्स ट्रीट किया जाएगा, और जब कैपिटल एसेट्स ट्रीट किया जा रहा है तो कैपिटल गेन चैप्टर में ही कवर होगा। दैट्स इट, सिंपल। दिस इज द अमेंडमेंट एज पर द फाइनेंस एक्ट 2021 में जो बजट आया वहां पर इन्होंने अमेंडमेंट किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। पहले तो ये 2 चीजें ही थी कैपिटल एसेट्स में, बट अब इसे भी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आपने कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अगर आपने कोई पॉलिसी इशू हुई है आपको आफ्टर 1/4/2021, अगर 1/4/2021 के बाद में 1/4/2021 या उसके बाद में अगर आपने कोई भी यूलिप प्लान लिया है और आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो दैट इज 2.5 लाख या उससे ज्यादा, एक्सीडिंग 2,50,000, जो 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लिया है, या तो सिंगल प्लान या कई सारे प्लान, ठीक है ना, कब 1/4/2021 या उसके बाद में, तो उस केस में अगर उनका प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो कैपिटल एसेट्स ट्रीट किया जाएगा। तो जो मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज, तो वहां पर कैपिटल गेन इंपोज होगा, राइट। देख लेते हैं, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2021 to which exemption under section 10(10)(d) does not apply on account of premium payable exceeding 2,50,000 for any of the previous year during the term of such policy, और एनी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम एक्सीडिंग, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मतलब हो सकता है एक पॉलिसी या कई सारी पॉलिसी, जो आपने मान लो आपने 4 पॉलिसी ली हो, एक अगर आपने पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम है 3 लाख रुपए तो ऑटोमेटिक यहाँ कवर हो गए। आपने 4 पॉलिसी ली और प्रीमियम 80,000, 80K इंटू 4, तो ये कितना हो गया, 8 चौक 32, तो 3.20, राइट। तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट्स। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया है कि क्या क्या कैपिटल एसेट्स होगा, राइट। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विद यूज फॉर बिजनेस और नॉट, बट 4 एक्सक्लूजन है, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट की मोबाइल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग डाटा एसपी। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। फोर्थ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। दूसरा हमने देखा था कि कोई भी सिक्योरिटी अगर एफआईआई ने हेल्ड कर रखी है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, बाय डिफॉल्ट से कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और कैपिटल गेन चैप्टर में उसे कवर किया जाएगा। तीसरा जो अमेंडमेंट के कारण आया है, कोई भी यूलिप अगर आपने इशूड, अगर यूलिप आपको इशूड हुई है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान अगर इशूड हुआ है ऑन और आफ्टर 1/4/2021,
तो उसके बाद में अगर इशू हुआ है और आपने जो साल भर का प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा अगर पे किया है, राइट, तो उस केस में वो आपके लिए कैपिटल एसेट्स ट्रीट किया जाएगा, एक पॉलिसी या क्यूमुलेटिव एग्रीगेट ऑफ द पॉलिसीज। मान लो आपने 1/4/2021 या उसके बाद में 4 पॉलिसीज ली है और 4 पॉलिसीज में 80,000 के हिसाब से अगर आपने पे किया है तो 8 चौक 32 तो 3,20,000 रुपए। इट इज अमाउंट, टोटल अमाउंट इज एक्सीडिंग 2,50,000, सो यस इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। चलो एक नोट देख लेते हैं अबाउट द ज्वेलरी। जो अपन ने देखा था ना, ज्वेलरी मतलब क्या? ज्वेलरी मतलब देखो क्या होता है कि सोना चांदी, ठीक है ना, दीज ऑर्नामेंट्स, दीज आर द ज्वेलरी। अगर कोई प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस स्टोन, इससे भी अगर आपने कुछ बनाया है, दीज आर ऑल्सो ज्वेलरी। तो ऑर्नामेंट्स मेड्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एनी अदर मेटल, राइट, एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, चाहे आपने उसे किसी भी फर्नीचर में, यूटेंसिल्स में या अदर आर्टिकल में फिट किया हो। जैसे लेट्स अस्यूम, मान लो ये जैकेट है, इस जैकेट नॉर्मल, दिस जैकेट विल बी द पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इसमें जो बटन है वो आपने सोने के कर दिए हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ज्वेलरी। ये जो चेयर्स हैं, ये जो फर्नीचर्स हैं, दीज आर पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टीज, राइट, इसे कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। बट अगर आपने यहाँ पर कोई प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन लगाकर इन फर्नीचर्स को बनाया है, जैसे यहाँ पर मान लो कोई प्रीशियस स्टोन लगा रखा है आपने, ये गोल्ड प्लेटेड आपकी ये जो फर्नीचर है, दीज आर गोल्ड प्लेटेड, राइट, तो दीज आर कवर्ड अंडर ज्वेलरी, तो इसे ज्वेलरी माना जाएगा। अगर मान लो ये सेमी प्रीशियस स्टोन या सेमी प्रीशियस स्टोन अगर नहीं लगे होते, या गोल्ड या सिल्वर के बटन नहीं होते, तो उस केस में दीज आर द पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जैसे ही आपने इसमें प्रीशियस स्टोन लगा दिया, सेमी प्रीशियस स्टोन लगा दिया, गोल्ड सिल्वर प्लेटेड कर दिया, तो राइट, दिस विल बी ट्रीटेड एज ज्वेलरी, ठीक है। सिल्वर यूटेंसिल्स अगर आप जो पर्सनल इफेक्ट में यूज करते हैं, जो बर्तन होते हैं ना, चांदी के बर्तन, ये तो हमारा पुराना राजा महाराजाओं के टाइम से परंपरागत चला आ रहा है, तो दीज आर द पर्सनल इफेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास सिल्वर के मतलब चांदी के बर्तन है ना, तो उसको पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाएगा। लेकिन गोल्ड के बर्तन है तो वो पर्सनल इफेक्ट की मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ दी कैपिटल एसेट्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। अभी हमने क्या देख लिया है, कैपिटल एसेट्स क्या है। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर होल्डिंग ड्यूरेशन मतलब जिस दिन आपने उस एसेट को खरीदा है उस दिन से ट्रांसफर करने की डेट तक उसका जो ड्यूरेशन है, दैट इज द होल्डिंग ड्यूरेशन। अगर होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने से ज़्यादा है तो उस केस में वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म, और अगर वो होल्डिंग ड्यूरेशन 36 महीने से कम है तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म। बाय डिफॉल्ट जनरली 36 मंथ की कंडीशंस ही देखी जाती है, राइट, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीना और 24 महीना भी देखा जाता है कि अगर होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 24 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं देखते हैं। 4 ऐसे केसेस हैं जहां होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज़्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और 2 ऐसे केसेस हैं जहां होल्डिंग ड्यूरेशन 24 महीने से ज़्यादा होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं केसेस फॉर 12 मंथ्स। एनी सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स सब आ जाते हैं, ठीक है। एनी सिक्योरिटी, बट यूनिट्स को इन्होंने यहाँ रिमूव कर दिया है, अदर देन यूनिट्स। एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। कोई भी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, मतलब एनएससी बीएससी पर लिस्टेड है, तो वो उस केस में अगर उसका होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। यूनिट्स इन्होंने यहाँ निकाल दिए, लेकिन कुछ यूनिट्स को इन्होंने कवर कर लिया है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इन 2 केसेस में, राइट, यूनिट्स पहले क्या था, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, लेकिन 2 यूनिट्स को इन्होंने यहाँ कवर कर लिया है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, राइट। और फोर्थ, जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन 4 केसेस में अगर होल्डिंग ड्यूरेशन आपका 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। और 2 ऐसे केसेस हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स। एक चीज ध्यान रखना, दिस इज फॉर शेयर्स, नॉट फॉर डिबेंचर्स, नॉट फॉर यूनिट्स, नॉट फॉर बॉन्ड्स, ओनली फॉर शेयर्स, राइट। इवन प्राइवेट कंपनी हो या बाहर की कंपनी हो, उसके शेयर्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे अनलिस्टेड शेयर्स में, राइट। मतलब जो लिस्टेड शेयर्स नहीं है, दीज ऑल शेयर्स आर अनलिस्टेड, ठीक है ना। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड शेयर्स अगर इनका होल्डिंग ड्यूरेशन 24 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। तो राइट, कैपिटल एसेट्स में हमने देखा था, और कैपिटल एसेट्स के साथ में देखा था, देयर आर 2 टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म है तो बाय डिफॉल्ट 36 महीने से ज़्यादा होल्डिंग ड्यूरेशन होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज
शॉर्ट टर्म। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हमने देखा था कि 36 महीने की बजाय 12 महीना और 24 महीना देखा जाएगा। 4 केसेस, listed securities other than units listed in any securities other than units listed in recognized stock exchange in India। दूसरा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन 4 केसेस में होल्डिंग ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा होती है, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टेड शेयर्स के केस में 24 महीने से ज्यादा होल्डिंग ड्यूरेशन होते ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। चलो, अब एक आपका क्वेश्चन आता है, सर क्यों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्यों, क्या है? पहला, आपको टैक्स रेट्स में बेनिफिट मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो यस, आपका जो टैक्स रेट्स होगा वो कम होगा कंपेरेबल टू शॉर्ट टर्म। तो पहला, आपको टैक्स रेट्स में बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब क्या हो गया है कि मान लो मैंने 10 साल पहले उस एसेट्स को खरीदा था 1 लाख रुपए में, राइट। आज उस 1 लाख रुपए की आज की वैल्यू क्या है? हम बोलते हैं ना, पहले 10 साल पहले का 1 लाख आज के 3 लाख के बराबर है, लेट्स अज्यूम, राइट। हम बोलते हैं ना, तो उस 1 लाख को, उस जो आपने परचेज किया था उसकी आज की वैल्यू क्या है, राइट, वो वैल्यू लेस की जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल इंडेक्सेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेट्स अज्यूम आपने 1 लाख में खरीदा था और 10 लाख में बेचा, ठीक है। अगर मान लो शॉर्ट टर्म होता तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो 10 - 1 9 लाख पे टैक्स इंपोज होता, राइट, अगर शॉर्ट टर्म होता तो। लॉन्ग टर्म होने पे क्या हो रहा है, इस 10 लाख में जो आपने सेल किया, अब यहाँ पर जो कॉस्ट होगी उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मतलब 1 लाख में आपने खरीदा था और 1 लाख की लेट्स अज्यूम आज की वैल्यू है 3 लाख रुपए, तो ये 3 लाख रुपए लेस किया जाता और आपका 7 लाख पे टैक्स लगता। तो एक बेनिफिट आपको मिल गया। शॉर्ट टर्म में 9 लाख पे टैक्स लग रहा है, लॉन्ग टर्म में 7 लाख पे टैक्स लग रहा है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल गया कि कम अमाउंट पे आपको यहाँ पर टैक्स लग रहा है, ठीक है ना। और टैक्स रेट्स में भी बेनिफिट है। तो अभी हम देख लेंगे इंडेक्सेशन का। यस, तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स रेट्स, ठीक है ना। 111A 112A वो हम देखेंगे यहाँ पर। देखो 111A और 112A आपकी तभी लगेगी, 111A और 112A का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब इक्विटी शेयर्स हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन 3 केसेस में ही आपको 111A 112A का बेनिफिट मिलेगा अगर इनके ट्रांजेक्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे हुआ हो। इनका जब ट्रांसफर होता है और जो ट्रांजेक्शन होता है वहां पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे हुआ हो। इक्विटी शेयर के केस में है कि जब आप परचेस कर रहे हो और सेल कर रहे हो दोनों समय एसटीटी होना चाहिए, और बाकी इन दोनों केसेस में ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एसटीटी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने इनमें डील किया है और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे हुआ है, राइट, आपको 111A और 112A का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112A में कवर हो जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 111A में कवर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन है 112A में अगर कवर हो जाता है तो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख के ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट होगा, 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 10% टैक्स इंपोज किया जाएगा। लेकिन अगर आप 111A में आ जाते हो तो 15% की रेट से टैक्स इंपोज किया जाएगा। ये तो हो गया है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इसके अलावा अगर कोई भी असेट्स है, कोई भी, राइट, उस पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तो वो 112 में कवर हो जाएगा, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तो वो एज ए नॉर्मल इनकम ट्रीट किया जाएगा, राइट। 112 की जो टैक्स रेट है वो है 20%, और अगर वो नॉर्मल इनकम की जैसे ट्रीट किया जाता है तो एज पर स्लैब रेट। आपको याद होगा बेसिक के अंदर मैंने आपको बताया था, राइट, कि टोटल इनकम को 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया जाएगा, कैजुअल इनकम, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम। जो कैजुअल इनकम नहीं है, जो स्पेशल इनकम नहीं है, वो नॉर्मल इनकम, और नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स इंपोज किया जाएगा, राइट। तो अदर एसेट्स के केस में अगर मान लो अदर लॉन्ग टर्म अदर एसेट्स है, मान लो आपकी इन 3 एसेट्स के अलावा अगर कोई एसेट्स है और उस पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो 112 में कवर हो जाएगी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो जनरल नॉर्मल इनकम मानी जाएगी, ठीक है ना। 112 में अगर वो कवर होती है तो टैक्स रेट है 20%, और अगर वो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो एज पर स्लैब रेट टैक्स नॉर्मल इनकम का पार्ट होगा और एज पर स्लैब रेट टैक्स इंपोज किया जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज इंडेक्सेशन। जैसा मैंने आपको बताया था, इंडेक्सेशन में क्या होता है कि जिस दिन आपने खरीदा था उस ईयर का इंडेक्स इनटू जिस ईयर में आप ट्रांसफर कर रहे हो उस ईयर के इंडेक्सेशन को यूज करते हुए उसी CII, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स को यूज करते हुए उसकी आज की वैल्यू निकाली जाती है, राइट। लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, शॉर्ट टर्म के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। मान लो आपने कोई एसेट्स को बेचा है यहाँ पर 50 लाख रुपए के अंदर, और वो एसेट्स आपने खरीदी थी 35 लाख रुपए के अंदर, तो यहाँ पर सिंपल है 50 - 35 लेस कर दिया जाएगा और 15 लाख रुपए का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा।
यही प्रॉपर्टी अगर लॉन्ग टर्म होती तो क्या होता, 50 लाख रुपए आपका यहाँ पर लेस हो जाता, और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लो आपने उसे खरीदा होता 35 लाख में, राइट, और उस समय आज 35 लाख में, और उस समय मान लो मैंने 3-4 साल पहले खरीदा, 2015 में खरीदा, 2015 का इंडेक्स मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 2015 का इंडेक्स 254 और आज का है 317, 254 इंटू 317, 35 लाख अपॉन 254 इंटू 317, 43.68। अगर मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है तो देखो मैंने जो 35 लाख में एसेट्स खरीदी थी उसको आज की वैल्यू में लेके आ गया, मतलब सब 5 साल पहले मैंने 35 लाख खरीदी थी, उस 5 साल पहले जो मैंने 35 लाख का खर्चा किया था उसकी आज की वैल्यू कितनी है 43.68, तो उसकी आज की वैल्यू में लेके आ गया विद द हेल्प ऑफ CII टेबल आपको एग्जाम में मिलेगी, मतलब टेबल नहीं मिलेगी आपको, रिलेवेंट मिल जाएगा, बट एक चीज़ ध्यान रखना, CII जो 2001-2 का है वो 100 होगा और करंट ईयर का है 317 होगा 2021-22 का, तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना भी मिले तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 50 माइनस 43.68, यहाँ पर मेरा 6.32 लाख पे टैक्स इंपोज होगा और यहाँ पर 15 लाख पे टैक्स इंपोज होगा, तो एक फर्क तो क्या हो गया कि यहाँ कम अमाउंट पे टैक्स लग रहा है, यहाँ ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स लग रहा है, और यहाँ पे इवन कम अमाउंट पे लग रहा है और टैक्स रेट्स में भी बेनिफिट है, और यहाँ पे टैक्स रेट्स में बेनिफिट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टैक्स रेट्स में डिफरेंस होता है, लॉन्ग टर्म में एज कम्पेयर टू कम होता है, राइट। चलो, तो आपको ये भी आइडिया हो गया है कि क्यों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किया जाता है। चलो, विद द हेल्प ऑफ CII, इंडेक्सेशन कैसे होता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स, मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ, आपने कितने में असेट्स खरीदी अपॉन, अच्छा इंप्रूवमेंट का भी अगर कोई खर्चा हो, इंप्रूवमेंट मतलब अगर आपने खरीदने के बाद उससे कोई इंप्रूवमेंट किया हो तो यस वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। एक चीज़ और है कि अगर आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस जब आप असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर कोई आपका ट्रांसफर एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर लेस करोगे। लेट्स अज्यूम 50 लाख में मैंने ट्रांसफर किया और मान लो ब्रोकरेज पे करना पड़ा मुझे 10,000 रुपये, तो मैं यहाँ पर वो 10,000 रुपीज़ भी लेस करूँगा, तो नेट जो कंसिडरेशन होगा वो मेरा कितना हो जाएगा 49.90 लाख, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दोनों केसेस में एक्सपेंसेस आपके लेस होंगे। फिर आ जाएगा नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से आप लेस करोगे अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स के साथ में कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और अगर शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। इंडेक्सेशन का बेनिफिट शॉर्ट टर्म के केस में नहीं मिलेगा, अगर शॉर्ट टर्म असेट्स है तो यस इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होता है, जिस ईयर में आपने खरीदा है, कितने में खरीदा है, अपॉन CII इन द ईयर ऑफ परचेज, इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है ना, इनटू CII इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जब आप उस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो उस ईयर का इंडेक्सेशन आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। बट अगर आपने कोई भी एसेट्स 2001-2 के पहले खरीदी है तो उस केस में जो हमारी CII टेबल है वो 1-2 से शुरू होती है, अगर आपने कोई भी एसेट्स 1-2 के पहले खरीदी है तो उस केस में यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है कि जो आपकी कॉस्ट होगी या FMV ऑन 1/4/2001, ठीक है ना, FMV ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जो CII लेना है वो आप 1-2 का ले लोगे 100, ठीक है ना, ये आपको बेनिफिट दिया गया है। चलो, अब आते हैं द सेकेंड पार्ट, दैट इज ट्रांसफर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस भी जो इंसर्ट हुए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है ना। तो पहला फेज हम क्या करते हैं, पहले फेज में हम ट्रांसफर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, और जब ट्रांसफर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अगला जो वीडियो होगा, अगला जो फेज होगा, मतलब मैं कैपिटल गेन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि रिकॉल हम अच्छे से कर पाएँ। तो पहला फेज में हम देखेंगे ट्रांसफर और कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन, राइट, जो जनरल चार्जेबिलिटी में कवर नहीं हो रहे हैं, बट यस कैपिटल गेन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन इंसर्ट करके उसे टैक्सेबल किया गया, तो वो देखेंगे। और अगले पार्ट में जब हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि यस कैपिटल एसेट्स है, ट्रांसफर है, अब कैपिटल गेन लगेगा, है ना, इस पर कैपिटल गेन लगेगा, तो हम सेकंड फेज में जाएंगे कंप्यूटेशन, कि किस तरीके से कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किया जाए। वैसे हमने देख लिया है, देखो यहाँ पर हमने देख लिया है कि इस तरीके से कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किया जाएगा, बट फिर भी वहाँ पर हम एक एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे।
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या, राइट। इन दो टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे और दीज टू टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दो टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, कहानी खत्म। कैपिटल गेन में कोई चीज आपके लिए भारी नहीं होगी। चलो, ट्रांसफर। सेल, एक्सचेंज, रैलिंग्विशमेंट, ट्रांसफर। देखो हमने क्या देखा था, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। देयर आर टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, कैपिटल एसेट्स हो और दूसरा ट्रांसफर हो। कैपिटल एसेट्स है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैपिटल एसेट्स है, ट्रांसफर है, राइट। यस, कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आपको पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, दैट इज इररिलेवेंट, राइट। तो कैपिटल एसेट्स को हमने देख लिया है, अब हम देख रहे हैं ट्रांसफर, सेक्शन 247। ट्रांसफर में क्या क्या कवर किया गया है, सेल, एक्सचेंज, रैलिंग्विशमेंट। सेल मतलब आपने कोई एसेट्स को सेल किया हो। सेल की डेफिनेशन वही है जो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। दो पार्टीज होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए और फॉर ए कंसिडरेशन आप अपने एसेट्स ट्रांसफर करो, राइट, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। दो पार्टी हो, म्यूचुअल कंसेंट हो और फॉर ए कंसिडरेशन आप क्या कर रहे हो, अपने एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज द सेल ऑफ, सेम डेफिनेशन एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक्सचेंज, मैंने आपसे कोई एसेट्स ली, मान लो मेरे पास गोल्ड का बिस्किट है, मैंने कहा भाई ले, मैं आपको गोल्ड का बिस्किट देता हूँ बट तेरी दुकान मुझे दे दे, दैट इज एक्सचेंज, है ना, दैट इज एक्सचेंज। और रैलिंग्विशमेंट, आपने एसेट्स पर अपना अधिकार छोड़ दिया, दैट इज रैलिंग्विशमेंट, है ना, आपने अपनी एसेट्स पर अपना अधिकार छोड़ दिया। जैसे आपका टेनेंसी राइट होता है, आप कोई जगह पर किराए से रह रहे हैं, अब होता क्या है, उस किराए पर रहने के कारण आपका एक टेनेंसी राइट क्रिएट हो जाता है, उस जगह पर रहने से आपका एक टेनेंसी राइट क्रिएट हो जाता है। तो अगर मान लो आप लंबे टाइम से रह रहे हो, होता भी है कई सारी जगह पे, होता भी है, अगर आप लंबे टाइम से रह रहे हो तो वहाँ एक आपका मालिकाना हक क्रिएट हो जाता है। अब जब ऑनर बोलता है भाई मेरी दुकान खाली कर, मेरा मकान खाली कर, तो आप बोलोगे नहीं सर मैं नहीं खाली करना, मेरे को तो 40 लाख रुपये चाहिए, दैट इज आपका टेनेंसी राइट क्रिएट हो गया, इसके कारण आप 40 लाख रुपये मांग रहे हो। बाकी आपका मकान आपका नहीं है, मकान तो मालिक का है, बट आपका मालिकाना हक क्रिएट हो गया बिकॉज आप उस लंबे समय से रह रहे हो, दैट इज टेनेंसी राइट। तो अब आप अपना 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए लेके अगर अपना वो अधिकार छोड़ते हो, दैट इज रैलिंग्विशमेंट ऑफ एसेट्स, इट विल आल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स, ठीक है ना, इट विल आल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ठीक है ना, राइट तो कैपिटल एसेट सही है, अब ये भी ट्रांसफर माना जाएगा, तो आपको जो 40 लाख रुपए मिले हैं ना, वो भी आपके लिए कैपिटल गेन में टैक्सेबल होंगे, राइट। तो सेल, एक्सचेंज और रैलिंग्विशमेंट, दिस विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। दूसरा है आपका एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन, ठीक है ना, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन। यहां पर क्या है एक्सटिंग्विशमेंट, पहला अपन ने क्या देखा, सेल, एक्सचेंज, रैलिंग्विशमेंट, और दूसरा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन मतलब असेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, एसेट्स पर आपका अधिकार खत्म हो गया हो बट एसेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। अगर एसेट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और जब वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो कैपिटल गेन भी इंपोज नहीं होगा। क्योंकि देखो कैपिटल गेन जनरल चार्जेबिलिटी के सेक्शन 45(1) के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, कैपिटल एसेट्स हो और दूसरा ट्रांसफर हो, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही कैपिटल गेन इंपोज होगा, अदरवाइज कैपिटल गेन नहीं होगा। एज पर जनरल चार्जेबिलिटी कैपिटल गेन तभी लगेगा जब कैपिटल एसेट्स है, हाँ है, ट्रांसफर है, हाँ है, अगर ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन इंपोज नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक्सटिंग्विशमेंट को मैं आपको यहां से वापस बताता हूं, पहले सेल, एक्सचेंज और रैलिंग्विशमेंट हमने यहां पर देख लिया। दूसरा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन, राइट ऑफ एसेट्स खत्म हो गया हो बट एसेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। अगर एसेट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है, अगर ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और जब ये ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। यही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसी कारण डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिक प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया। कहां कहां पर इंट्रोड्यूस किया, कहां कहां प्रॉब्लम आई, वो हम देखते हैं। जैसे लेट्स अज्यूम कि एक मकान था, बाढ़ में मकान बह गया, राइट, बाढ़ में मकान बह गया और इंश्योरेंस कंपनी से लेट्स अज्यूम 1 करोड़ रुपए का पैसा मिला। तो यहां पर डिपार्टमेंट कहता है कि यार 1 करोड़ रुपए में टैक्स दे दो, बट एसएससी बोलता है नहीं टैक्स नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो असेट्स पर मेरा अधिकार खत्म हुआ हो बट असेट्स का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, असेट्स का एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, मकान तो बह गया, खत्म हो गया, सर ये ट्रांसफर नहीं है, और जब ये ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन इंपोज नहीं होगा। इसी कारण डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 45(1) है कि अगर आपकी कोई भी एसेट्स डिस्ट्रॉयड हो जाती है और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिलता है, राइट, उसे हम टैक्सेबल करेंगे क्योंकि वो जनरल चार्जेबिलिटी में कवर नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, ठीक है ना। तो हम
उसे स्पेसिफिक प्रोविजन इंसर्ट करके टैक्सेबल करेंगे। तो सेक्शन 45(1) इंट्रोड्यूस किया गया। सेम फॉर दी बाईबैक 46A। बाईबैक में भी क्या होता है, बाईबैक में भी जब कंपनी अपने शेयर्स को वापस से बाईबैक करती है तो उनको डिमोलिश कर देती है, तो अगर मैं एक्सटिंग्विशमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाऊं, जनरल चार्जेबिलिटी के अकॉर्डिंग जाऊं, तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि एसेट्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, एसेट्स का राइट खत्म हुआ है, साथ साथ में उसका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया। अगर एसेट्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया तो वो ट्रांसफर एक्सटिंग्विशमेंट नहीं है, एक्सटिंग्विशमेंट नहीं है मतलब ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने 46A बायबैक ऑफ शेयर्स का स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया कि नहीं, हम इसे टैक्सेबल करेंगे। जनरल चार्जेबिलिटी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है, हम यहां इसे टैक्सेबल करेंगे। और सेम 46(2), अगर कोई भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है और शेयर होल्डर को कंपनी असेट से डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट, तो इट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, अगर मान लो कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, तो जब शेयर होल्डर को उसके शेयर्स के बदले में एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, राइट, तो यहां शेयर होल्डर बोलेगा सर देखो हमारा शेयर तो जा रहा है बट अब शेयर का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो रहा है, शेयर्स पर हमारा राइट खत्म हुआ हो बट शेयर्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। सर यहां तो शेयर्स का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो रहा है क्योंकि कंपनी लिक्विडेट हो रही है, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो जनरल चार्जेबिलिटी में टैक्सेबल नहीं था, इसीलिए स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया कि यस, इसे टैक्सेबल किया जाएगा। सेक्शन 46(2) में स्पेसिफिकली लिख दिया कि इट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। 46(1) में लिख दिया कंपनी के हाथों में टैक्सेबल नहीं करेंगे, 46(2) में शेयर होल्डर के हाथों में से टैक्सेबल किया जाएगा। So these three specific provision come because of that, मतलब मैं इसे बोल सकता हूं एक्सेप्शन ऑफ द एक्सटिंग्विशमेंट, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 45(1)(a), कैपिटल गेन ऑन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर आपकी कोई भी कैपिटल एसेट्स डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है बिकॉज ऑफ फोर रीजन, नेचुरल कैलेमिटी, फायर और एक्सप्लोजन, नेचुरल कैलेमिटी, फायर और एक्सप्लोजन, एक्शन ऑफ एनिमी और एक्शन अगेंस्ट एनिमी, और राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस। अगर इन चार कारण से अगर आपके एसेट्स डिस्ट्रॉयड होती है और इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम रिसीव्ड होता है, तो उस केस में अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम रिसीव्ड होता है, अगर क्लेम रिसीव्ड नहीं होगा तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा कैपिटल गेन हेड में, ठीक है ना, क्योंकि 45(1) जनरल चार्जेबिलिटी में वो कवर नहीं हो रहा है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है ही नहीं। अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है तो ही वो कैपिटल गेन हेड में ट्रीटमेंट किया जाएगा, अदरवाइज कैपिटल गेन हेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, राइट। तो अगर इन चार कारण से आपकी एसेट्स डिस्ट्रॉयड होती है और इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपको पैसा मिलता है तो यस, ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 45(1)(a), राइट। बट इन्होंने यहां पर एक बेनिफिट दिया है कि जिस ईयर में आपको पैसा मिलेगा उस ईयर में हम उसे टैक्सेबल करेंगे। लेट्स अज्यूम, एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, कि मान लो आपका कोई एसेट्स था जो आपने परचेज किया था 2015-16 में, प्रीवियस ईयर 15-16 में आपने परचेज किया, ठीक है, डैमेज हो गया ड्यू टू फायर, डैमेज और डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर 2021 में, प्रीवियस ईयर 2021 में, लेकिन जो आपको इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव्ड हुआ वो आपको प्रीवियस ईयर 21-22 में रिसीव्ड हुआ, ठीक है। तो देखो एक्चुअली आपकी एसेट्स डिस्ट्रॉयड हो गई 2021 में, है ना, तो एज पर नॉर्मल अगर हम जाएं तो हम टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर 2021 में, क्योंकि वही आपका ट्रांसफर ईयर माना जाएगा, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट ने बोला कि यार आपको पैसा तो 21-22 में मिला है, राइट, पैसा तो 21-22 में मिला है, तो ये जो कैपिटल गेन है ना वो आपका टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल इन 21-22, जिस ईयर में आपको पैसा मिला है उस ईयर में इसे टैक्सेबल करेंगे, ठीक है ना। यहां पर इन्होंने बोला है कि जब आप उसकी कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करो तो एक चीज ध्यान रखना कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, राइट, इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपको मनी मिल रहा है या इन काइंड कुछ मिल रहा है तो उसकी एफएमवी ले लो, दैट विल बी योर कंसीडरेशन, ठीक है। इसमें से आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो, ठीक है, या अगर मान लो लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दो। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करो तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि जो इंडेक्सेशन होगा कॉस्ट अपॉन परचेज ईयर का CII इनटू ट्रांसफर ईयर का CII
CII ऑफ ट्रांसफर ईयर। अब ट्रांसफर ईयर कौन सा है? जिस समय आप कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हो वो ईयर नहीं, ट्रांसफर ईयर तो आपका ये वाला ईयर ही माना जाएगा। बस एक चीज ये ध्यान रखना। तो यहां पर ट्रांसफर ईयर आपका कौन सा हो जाएगा? 2021, जब आपकी एसेट्स डिस्ट्रॉयड हुई है वो ईयर आपके लिए क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ईयर माना जाएगा। तो इसको सिंपल शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया है, बहुत ही सिंपल शब्दों में, कि अगर आप कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करो तो जिस ईयर में आपके एसेट्स डिस्ट्रॉयड हुई है उस ईयर में आप कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो। ठीक है ना, सिंपल एज ए लेमन मैंने इसे बना दिया ताकि कोई डाउट ही नहीं होगा कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो जिस ईयर में आपके एसेट्स डिस्ट्रॉयड हुई है उस ईयर में कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो, राइट? मतलब प्रीवियस ईयर 2021 के हिसाब से आप उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो, लेकिन वो 2021 में टैक्सेबल मत करना, वो टैक्सेबल करना तब जब आपको पैसा रिसीव हो जाए। जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाए उस ईयर में आप उस अमाउंट को टैक्सेबल कर देना। मतलब मेरा कहने का पर्पज यही है कि 2021 के हिसाब से आप उसका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन कर लो, और सिर्फ इंडेक्सेशन के केस में ही आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि इंडेक्सेशन के केस में आपको जो इंडेक्सेशन करना है वो 2021 तक का ही करना है। हो सकता है आपको 23-24 में पैसा मिले तो 23-24 तक का इंडेक्सेशन मत करना, राइट? तो जिस ईयर में आपकी एसेट्स डिस्ट्रॉयड हुई है उस ईयर में कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो और उसे उस ईयर में टैक्सेबल कर देना जिस ईयर में आपको पैसा रिसीव हुआ है। दैट इज एज ए लेमन लैंग्वेज समझने के लिए, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं बायबैक, सेकेंड कुर्सी से बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में क्या हो जाएगा कि देखो, जब बायबैक हुआ करता था, जो मैंने आपको बताया कि पहले शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबिलिटी, बायबैक के केस में वही कि शेयर डिमोलिश्ड हो गए तो वो एक्सटिंग्विशमेंट के हिसाब से कैपिटल गेन एड में टैक्सेबल नहीं होंगे, राइट? तो उन्होंने एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं हम तो टैक्सेबल करेंगे। तो जब ये 46A का प्रोविजन आया था तब वो शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल हुआ करता था, ठीक है ना? शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल हुआ करता था, लेकिन कंपनीज इसका मिसयूज करने लग गई, तो यहाँ पर उन्होंने शेयर होल्डर के हाथों में तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया और कंपनी के हाथों में से टैक्सेबल कर दिया, राइट? तो शेयर होल्डर के हाथों में अंडर सेक्शन 1034A एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कंपनी के हाथों में वो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर चाहे वो कोई भी लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी, सभी डोमेस्टिक कंपनी के केस में, ठीक है ना? डोमेस्टिक कंपनीज के केस में उन्होंने क्या बोला है कि शेयर होल्डर के हाथों में तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कंपनी के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? और कंपनी के हाथों में जो टैक्स रेट होगी 23.296, 20% टैक्स हो गया, 12% सरचार्ज ऑलवेज और 4% सेस ऑलवेज, ठीक है ना? तो इफेक्टिव जो रेट हो जाएगी दैट इज 23.296%, ठीक है ना? अगर कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर रही है तो कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा 23.296 की रेट से, शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा। अब कंपनी किस प्राइस पर टैक्स इंपोज करेगी? यहां पे एक क्वेश्चन आता है, कंपनी किस अमाउंट पर टैक्स पे करेगी? तो यहां पर कंपनी ने किस प्राइस पर बायबैक किया है? बायबैक प्राइस क्या है माइनस जब कंपनी ने वो शेयर इशू किए थे तो उसकी क्या प्राइस, बस ये लेस कर दी जाएगी। ये जो अमाउंट होगी इस पर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, इस डिफरेंस अमाउंट पर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 23.29। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, ये तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में मैंने बता दिया है कि शेयर होल्डर के हाथों में एग्जेम्प्ट हो जाएगा और कंपनी के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर डोमेस्टिक कंपनी नहीं है तो यस, शेयर होल्डर के हाथों में ही टैक्सेबल होगा, और जनरल तरीका होता है उस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, व्हाटएवर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना? तो इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी आपको ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर के हाथों में एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1034A बायबैक अगर है तो, और कंपनी के हाथों में 23.296% से टैक्स इंपोज किया जाएगा, ठीक है? थर्ड एक्सेप्शन, दैट इज अगर मान लो कंपनी अपनी लिक्विडेशन पर असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और कंपनी शेयर होल्डर को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट? तो वही एक्सटिंग्विशमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तब तो ट्रांसफर नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन में इन्होंने कवर कर लिया 46(2), ठीक है ना? देखो, कंपनी के शेयर्स थे, मान लो मेरे पास कंपनी के शेयर्स थे, उस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। अब मैं अगर मान लो उस लिक्विडेशन हो रहा है तो उसमें कंपनी मेरे को एसेट्स दे दी है, क्यों दे रही है? बिकॉज मेरे पास कंपनी के 10% शेयर है। लेट्स अज्यूम मेरे पास कंपनी के 10% शेयर है और कंपनी मुझे 5 लाख के एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगा, सर शेयर का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया,
कैसे कैपिटल गेन लगाओगे? एक्सटिंग्विशमेंट में बोला हुआ है कि एसेट्स पर आपका अधिकार खत्म हुआ हो बट एसेट्स का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। सर यहाँ पर तो शेयर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, तो इट विल नॉट बी ट्रांसफर। तो इसीलिए 46(2) इंट्रोड्यूस किया। यस, हम तो टैक्सेबल करेंगे। अब हम करेंगे तो उन्होंने बोल दिया कि अगर मान लो कंपनी अपनी लिक्विडेशन पर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टू द शेयर होल्डर, तो इट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, नॉट इन हैंड्स ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल होगा, लिख दिया है स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस, राइट। तो कंपनी के हाथों में तो 46(1) में मना कर दिया है कि इट विल नॉट बी टैक्सेबल, बट शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल होगा। अब देखो, अगर मान लो कंपनी आपको जो 5 लाख रुपए, लेट्स अज्यूम जो मेरे पास 10% हिस्सा है उसके मेरे को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है ना, ऑन लिक्विडेशन, ठीक है ना, लिक्विडेशन पे एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बट एक चीज ध्यान रखना, जब डीम्ड डिविडेंड, ठीक है ना, डीम्ड डिविडेंड 222C, ठीक है ना, 222C, वहां पर क्या है कि अगर कंपनी अपने लिक्विडेशन पर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टू द शेयर होल्डर, तो अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। और जब वो डीम्ड डिविडेंड है तो वो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर के हाथों में। तो अब जो 5 लाख रुपए कंपनी लिक्विडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वहां देखना पड़ेगा कि उस दिन बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है क्या कंपनी का, अगर है तो मेरा हिस्सा कितना है। मान लो उस समय कंपनी की बैलेंस शीट, वहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, तो उस 1 लाख रुपए में मेरा हिस्सा कितना है? 10% के हिसाब से 10,000 रुपए, राइट। तो जो 5 लाख रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसमें 10,000 तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट में हिस्सा दे रही है, तो ये 10,000 रुपए मेरा डीम्ड डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होना चाहिए, ना कि कैपिटल गेन में, राइट। तो इस 5 लाख में से 10,000 रुपए लेस कर दिए जाएंगे, क्योंकि 10,000 तो मेरे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगे और कैपिटल गेन में ट्रीट किया जाएगा 4,90,000, राइट। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि अगर मान लो कंपनी का लिक्विडेशन होता है और शेयर होल्डर को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो डीम्ड डिविडेंड में जाएगी और उसके बाद का पोर्शन कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। तो 5 लाख का एसेट्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, 10,000 मेरा जो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल होना था डीम्ड डिविडेंड के रूप में, तो 10,000 निकाल दिया जाएगा, 4,90,000 विल बी माय नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। दैट्स, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देख लेते हैं। इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा, टैक्सेबल इन आईएफओएस, और उसके अलावा जो होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपन ट्रीटमेंट करेंगे वो कैसे होगा, देखो, फुल वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी एसेट्स आपको मिल रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, है ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। उसमें से 222C का डीम्ड डिविडेंड लेस कर दो, जैसे 5 लाख की एसेट्स मुझे मिल रही थी, उसमें से 10,000 रुपये लेस कर दिए, तो 4,90,000 विल बी नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है ना। अब उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी आपकी शेयर्स की है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो लेस कर दो, रिमेनिंग जो आएगा दैट विल बी योर कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया है, सेल एक्सचेंज वैल्यूएशन, एक्सटिंग्विशमेंट हमने देख लिया है, एक्सटिंग्विशमेंट प्लस उसके कारण जो स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुए हैं 45(1)(a), 46(a) और 46(2), वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर, ठीक है ना, ट्रांसफर की डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट कवर हो गया है, सेल एक्सचेंज वैल्यूएशन एक्सटिंग्विशमेंट। तीसरा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा? यस, इसे ट्रांसफर बोला जाएगा। अगर आप अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो यस, उसे ट्रांसफर बोला जाएगा। और जब ट्रांसफर बोल दिया गया है तो यस, कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। मेरे पास गोल्ड था, मैंने क्या करा, वो गोल्ड शोरूम में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने क्या किया है, अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है। यस, तो इट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इन द हेड ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हेड में ये टैक्सेबल होगा, राइट। अब ये टैक्सेबल होगा तो कैपिटल गेन किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो जिस ईयर में आपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, राइट, जिस ईयर में आपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है उस ईयर में इसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा, दैट्स इट, उस ईयर में ट्रांसफर मान लिया जाएगा। और अगर मैं जनरल चार्जेबिलिटी के अकॉर्डिंग बोलूं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट्स है, ट्रांसफर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जिस ईयर में आपका ट्रांसफर है उस ईयर में आपका कैपिटल गेन इंपोज हो जाएगा, राइट। तो जिस ईयर में आप कन्वर्ट करते हो उस ईयर में उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट दिया है
टैक्स आपको उस ईयर में नहीं लगेगा जिस ईयर में आपने कन्वर्ट किया है। जब इस स्टॉक को आप सेल करोगे, जिस ईयर में आप स्टॉक को सेल करोगे, उस ईयर में इसकी टैक्सेबिलिटी निकाली जाएगी। यहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसफर वाले इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट होगा वो ट्रांसफर वाले ईयर तक होगा। ठीक है, हो सकता है आपका स्टॉक 2 साल बाद सेल हो तो टैक्सेबिलिटी 2 साल बाद आएगी, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको ट्रांसफर वाले ईयर तक ही मिलेगा। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो सिंपल, कैपिटल गेन उस ईयर में कंप्यूट कर लो जिस ईयर में आपका असेट्स कन्वर्ट हुआ है। जिस ईयर में आपका असेट्स स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है उस ईयर में कैपिटल गेन कंप्यूट कर लो, लेकिन वो कैपिटल गेन टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब आपका स्टॉक सेल होगा। अगर आपका स्टॉक पूरा सेल हो जाता है, मान लो 2 साल बाद में, मान लो 21-22 में एग्जाम्पल में लेता हूं, मान लो 5 किलो सोना था मेरा 50 लाख रुपए का, ठीक है, कॉस्ट मेरी 50 लाख थी, 2015-16 में मैंने लेट्स अज्यूम खरीदा था। ठीक है, आज मैंने 5 करोड़ में, इसे 10-11 कर देता हूं मैं, ठीक है, 5 करोड़ में मैंने इसे क्या, 5 करोड़ की आज इसकी एफएमवी है प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर। इसकी जो एफएमवी है जब मैंने कन्वर्ट किया उसकी एफएमवी 5 करोड़ रुपए है। ठीक है ना। अब ये जो मेरा स्टॉक सेल हुआ है वो प्रीवियस ईयर 24-25 में सेल हुआ है। ये 5 करोड़ का जो स्टॉक है ये तो एफएमवी है जिस दिन मैंने कन्वर्जन किया, कन्वर्जन वाले दिन, ठीक है ना। और 24-25 में मेरा ये स्टॉक सेल हुआ, स्टॉक सेल हुआ, ठीक है ना। अगर मेरा ये 5 किलो का स्टॉक 24-25 में सेल होता है तो मैं यहां क्या बोल रहा हूं, आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लो जिस ईयर में आपने कन्वर्जन किया है, लेकिन वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा उस ईयर में जब आपका स्टॉक सेल हुआ है। आपका क्वेश्चन आता है सर स्टॉक हमारा प्रोपोर्शनेटली सेल होता है, सर जरूरी थोड़ी है 100% यहां पर ही सेल हो जाए, हो सकता है यहाँ 20% हो, फिर अगला 80% 25-26 में हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो आपका जो भी कैपिटल गेन आएगा उसका 20% यहां टैक्सेबल होगा और 80% आपका यहां टैक्सेबल होगा। तो आप कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कर लो, जिस ईयर में आपका कन्वर्जन हुआ है उस ईयर में कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कर लो, लेकिन टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर में आपका स्टॉक सेल होगा। अब कंप्यूटेशन आप कैसे करोगे, जिस दिन आपका कन्वर्जन हुआ है उस दिन की एफएमवी ले लो, उस दिन की एफएमवी ले लो, जैसे 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 5 करोड़ रुपए। अब आपने खरीदा कितने में था, मान लो आपने 50 लाख में खरीदा था 10-11 के अंदर, ठीक है ना। तो 50 लाख अपॉन 10-11 का इंडेक्स ले लेते हैं अपन यहां पर, 10-11 का इंडेक्स 167 167, 10-11 का इंडेक्स हो गया आपका 167 इंटू 317 है ना, 21-22 का इंडेक्स जिस ईयर में आपने कन्वर्ट किया। तो 50 लाख अपॉन 167 इंटू 317, तो ये हो जाएगा आपका 94.91 लैक्स, ठीक है ना। तो दिस रिमेनिंग अमाउंट विल बी योर कैपिटल, ठीक है ना। अब ये जो कैपिटल गेन आएगा, मान लो मैं यहाँ पे इसे 95 लाख कर देता हूँ, ठीक है, 95 लाख कर देता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा, या 1 करोड़ कर देता हूँ, लेट्स अज्यूम 1 करोड़ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अमाउंट वो कर रहा हूँ 1 करोड़ ताकि अपन को समझने में इजी हो जाएगा। तो 4 करोड़ रुपीज विल बी योर कैपिटल गेन। अब 4 करोड़ आपने कैपिटल गेन कंप्यूट कर लिया जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ है, बट टैक्सेबल नहीं होगा उस ईयर में। ये टैक्सेबल कब होगा, जब आपका स्टॉक सेल होगा। लेट्स अज्यूम आपने प्रीवियस ईयर 24-25 में 20% सेल किया और 25-26 के अंदर आपने 80% सेल किया, तो 4 करोड़ का 20% मतलब 80 लाख रुपए तो यहाँ टैक्सेबल होंगे और 3.20 CR आपके यहाँ टैक्सेबल होंगे। दैट्स इट। मतलब कैपिटल गेन उस ईयर में कंप्यूट करके रख लो जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ है, लेकिन वो टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब आप स्टॉक सेल करोगे। अगर प्रोपोर्शनेटली सेल करते हो तो उस कैपिटल गेन का प्रोपोर्शनेटली कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट है वो पढ़ लेते हैं अपन इसका। फॉर द एग्जेम्पशन 54EC, 54EC की एग्जेम्पशन देखो, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक। जब आप 54EC पढ़ेंगे तो वहां आप देखोगे कि आपको 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, कि आप जो कोई भी अगर आपने लॉन्ग टर्म असेट्स बेची है और कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स है वहां अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ ट्रांसफर तो बहुत पहले हो चुका है, राइट, तो कंसिडरेशन आपको मिला नहीं क्योंकि स्टॉक आपका सेल नहीं हुआ है। ट्रांसफर तो आपका जब आप कन्वर्ट किया, जिस ईयर में आपने कन्वर्ट किया, दैट विल बी द ट्रांसफर, राइट। तो अगर वहां से पकड़ा जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि जब आप अपना स्टॉक सेल करोगे ना, वहां से 6 मंथ कंसिडर्ड किए जाएंगे, वहां से 6 मंथ कंसिडर किए जाएंगे। जब मैं 54EC में आऊंगा तब इसे वापस डिस्कस करूंगा, टेंशन ना, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट, तो हमने क्या देख लिया, ट्रांसफर, सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरिन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फोर्थ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स अंडर एनी लॉ। यहाँ पर भी सेम है कि अगर आपके एसेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है तो जिस ईयर में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, राइट, उस ईयर में कैपिटल गेन कंप्यूट कर लो, लेकिन वो टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब पहली बार आपको इंश्योरेंस कंपनी से, नॉट इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट से कंपनसेशन रिसीव्ड होगा, ठीक है ना। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स अंडर एनी लॉ, मतलब आपकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन कर लिया गया। अब होता क्या है, तब गवर्नमेंट ने कर लिया तो आपको एक अमाउंट दे देगा एज ए कंपनसेशन, तो टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब आपको पहली बार गवर्नमेंट से कंपनसेशन रिसीव्ड होगा, लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में कंप्यूट करके रख लो जिस ईयर में आपका एसेट्स, इस ईयर में गवर्नमेंट ने आपके एसेट्स को कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लिया है। मतलब कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन उस ईयर में करके रख लो जिस ईयर में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, लेकिन टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब गवर्नमेंट से आपको कंपनसेशन रिसीव्ड होगा, राइट। अगर मान लो आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट इनहांस्ड कंपनसेशन देती है ड्यू टू फाइनल ऑर्डर, तो यस, जब आपको इनहांस्ड कंपनसेशन मिलेगा वो उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आपका कंपनसेशन रिड्यूस कर दिया जाता है तो आपकी कैपिटल गेन का रिकैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ कंप्यूटेशन का तरीका सेम है, मैं जो आपको हमेशा बताता जा रहा हूँ सेम वही है, ठीक है ना। अगर आपको इनहांस्ड कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपका आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा और 50% आपको वहां पर डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। दोनों पॉइंट हमने देख लिए हैं। चलो अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। तो ट्रांसफर के डेफिनेशन में अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर कर देते हो, यस इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, राइट, ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। तो अभी तक जो हमने देखा है, सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरिन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ, राइट, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ट्रांसफर कर देते हो तो यस इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मान लो मैंने टैक्स अवॉइड करने के लिए क्या किया, आपसे अग्रीमेंट किया और प्रॉपर्टी का पैसा ले लिया, और प्रॉपर्टी का पैसा लेकर मैंने आपको उसका पोजीशन दे दिया, बट मैंने कहा कि यार अपन अग्रीमेंट जो रजिस्ट्रेशन जो कराएंगे 2 साल बाद कराएंगे, ताकि जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसी ईयर में कैपिटल गेन की लायबिलिटी आएगी, बट नहीं, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि जैसे ही आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर कर देते हो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर और उसी ईयर में कैपिटल गेन इंपोज किया जाएगा, राइट। तो इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस ईयर में आपने पोजीशन ट्रांसफर किया है उसी ईयर में वो टैक्सेबल होगा, राइट, उसी ईयर में वो टैक्सेबल होगा। बट यहां पर जेडीए को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोविजन इंसर्ट किया सेक्शन 45(5). जेडीए को प्रमोट करने के लिए उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 45(5) पे, ठीक है। वहां पर उन्होंने बोला कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो अंडर जेडीए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपकी मान लो जमीन है, ठीक है, और एक कोई बिल्डर है, ठीक है ना, आपकी जमीन है बट आप उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। बिल्डर है, बिल्डर बोलता है यार इतनी बड़ी जमीन है, खरीद तो नहीं सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो आप दोनों क्या होते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो, आप दोनों अंडर जेडीए में आ जाते हो कि तू मेरे को जमीन ट्रांसफर कर दे, मैं इस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूंगा, 4 या 5 बिल्डिंग बनेगी, उसमें से 2 बिल्डिंग मैं तेरे को दे दूंगा, जमीन जो जमीन का मालिक है उसको 2 बिल्डिंग दे दूंगा। तो इससे हुआ क्या, जेडीए उसने अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन उसको दे दिया और बिल्डर ने उस पर काम शुरू कर दिया। काम शुरू करके जो 5 टावर बने उसमें से 2 टावर वो लैंड ऑनर को दे देगा। तो दिस इज द जेडीए का कंसेप्ट होता है, राइट। तो जेडीए के कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेक्शन 45(5) पे इंट्रोड्यूस किया, उसमें बोल दिया कि अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन जेडीए में ट्रांसफर कर रहे हो, तो जिस ईयर में आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर किया है उस ईयर में उसे ट्रांसफर, उस ईयर में टैक्सेबल नहीं करेंगे, उस ईयर में कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ट्रांसफर तो उस ईयर में मान लेंगे, लेकिन कैपिटल गेन आपका उस ईयर में लगाएंगे जिस ईयर में आपको बिल्डिंग का पोजीशन, जो आपको बिल्डिंग हिस्सा मिलने वाला है, आपके प्रोजेक्ट में जो आपको हिस्सा मिलने वाला है, वो उसका कंप्टेंट अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया हो, होली या पार्टी। मान लो आपको दो टावर मिलने वाले हैं, एक टावर भी अगर मिल जाता है
इसका कंप्लीशन कंप्टेंट ऑथोरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर एक टावर का भी कर दिया या दोनों टावर का कर दिया तो उस ईयर में आपके लिए वो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जिस ईयर में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल उस ईयर में होगा, इन केस ऑफ जेडीए उस ईयर में होगा जब आपको कंप्टेंट ऑथोरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया हो, आपको जो हिस्सा मिलने वाला है। देखते हैं जेडीए ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। जनरल केस में तो एज पर जनरल चार्जेबिलिटी वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेकिन जेडीए के केस में यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 45(5) पे इंट्रोड्यूस करके बेनिफिट दे दिया है टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। दिस बेनिफिट इज ओनली अवेलेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ जिसके पास जमीन है, अगर वो जेडीए में आता है, लेट्स अज्यूम इस एग्जांपल को समझते हैं। मान लो जमीन का एक ऑनर है, ठीक है ना, ऑनर ऑफ लैंड, ये रहा साहब, ये ऑनर है और ये बिल्डर साहब है। ये ऑनर बिल्डर बोलता है कि देख भाई इस जमीन पे मैं क्या करूंगा, 100 फ्लैट बनाऊंगा और 40 फ्लैट मैं तेरे को दे दूंगा। मैं देख तेरे को इस जमीन का पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं तो क्या करूंगा, इस जमीन पे बिल्डिंग बनाऊंगा, फ्लैट बनाऊंगा और 40 फ्लैट मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है ना, तो अब ये 40 फ्लैट वो देगा तो ये 3 साल बाद या 4 साल बाद जब भी देगा, जब मिलेंगे, राइट। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई इस पर अभी टैक्सेबिलिटी मत करो। इसने इवन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर कर दिया है, तो जनरल चार्जेबिलिटी के अकॉर्डिंग यस टैक्सेबल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इसको बेनिफिट देना है, तो सेक्शन 45(5) में इंट्रोड्यूस कर दिया और बोल दिया कि अगर आप जेडीए में अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके लिए जिस ईयर में आपने पोजीशन ट्रांसफर किया है उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। आपका टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब आपको कंप्टेंट ऑथोरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया हो, आपके जो प्रोजेक्ट में हिस्सा आपको मिलने वाला है, फुल्ली या पार्टी। ठीक है ना, इवन एक फ्लैट का भी कंप्लीशन ऑथोरिटी ने कंप्टेंट ऑथोरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया ना, तो यस पूरा का पूरा कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। चलो अब देखते हैं क्या रहेगा, किस तरीके से आप करोगे। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द ईयर व्हेन पोजीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड अंडर जेडीए बट टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशूड बाय द कंप्टेंट ऑथोरिटी। मतलब यहाँ पर भी अगर मैं ऐसे लेमन लैंग्वेज सिंपल बोलूँ तो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करके रख लूँ उस ईयर में जिस ईयर में आपने पोजीशन ट्रांसफर किया है, लेकिन वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा उस ईयर में जब आपको कंप्टेंट ऑथोरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है ना, देखो सेक्शन 45(5) ये कंप्लाई अगर होता है या कंप्लाई नहीं होता है। कंप्लाई तो होता है, मतलब क्या किया कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर किया और आपको जो भी प्रोजेक्ट का हिस्सा मिलना है वो आपने अपना एक 45(5) कंप्लाई नहीं किया, मतलब आपने करा तो जेडीए लेकिन वो कंप्टेंट ऑथोरिटी से हिस्सा, कंप्टेंट ऑथोरिटी से जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है ना उसके पहले ही अपने हिस्सा किसी और को बेच दिया, तो यहां पर 45(5) कंप्लाई नहीं किया। 45(5) जेडीए की दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला, आप जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आ रहे हो, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दे रहे हो, अब जो कंसीडरेशन है ना वो आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट में हिस्सा। तो जब तक आपको प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं मिलता आप अपना हिस्सा किसी को बेचते नहीं हो, तो ये हो गया 45(5) कंप्लाई कर दिया। अगर आपने प्रोजेक्ट में हिस्सा मिलने से पहले अपना हिस्सा किसी और को बेच दिया तो ये 45(5) कंप्लाई नहीं हुआ है। तो हम दोनों सिचुएशन में देखेंगे, अगर 45(5) कंप्लाई करते हो, जेडीए की कंडीशन को कंप्लाई करते हो तो यस आपको जेडीए का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जेडीए की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करते हो तो जेडीए का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो देखते हैं, अगर आपने कंप्लाई किया है कि मान लो आपको जब ये जो 40 फ्लैट है इनका आपको कंप्लीशन कंप्टेंट ऑथोरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया, अब आपके पास ये मिल गया, आपने तब तक ये अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर नहीं किया, तो उस केस में तो आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, जिस दिन कंप्टेंट ऑथोरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया उस दिन आपकी इन फ्लैट्स की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी। जिस दिन कंप्टेंट ऑथोरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया उस दिन इन फ्लैट्स की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी। मान लो कि 10 दिसंबर 2024 में कंप्टेंट ऑथोरिटी ने इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया, तो 10 दिसंबर 2024 को जो इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हो सकता है आपको अगर कैश कंपोनेंट मिला हो तो यस वो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। तो दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और अगर मान लो लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन। यहाँ पर इंडेक्सेशन का क्वेश्चन आता है, सर इंडेक्सेशन कब तक का करना है, जिस ईयर में आपने पोजीशन ट्रांसफर किया ना उस ईयर तक का ही करना है, राइट, उस ईयर तक का ही करना है। जिस ईयर में टैक्सेबिलिटी, जिस ईयर में आपको कंप्टेंट ऑथोरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है तब तक का इंडेक्सेशन मत करना, तब तक का बिल्कुल मत करना। इसीलिए मैं वो एक शब्द बोलता हूँ हमेशा एज ए लेमन, कंप्यूटेशन उस ईयर में कर लो जिस ईयर में आपने पोजीशन ट्रांसफर किया है, लेकिन टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब आपका कंप्टेंट ऑथोरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा, राइट।
तो जो इंडेक्सेशन है वो ट्रांसफर वाले ईयर तक का ही होगा। जब आप पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो तब तक ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। तो वो लेस कर लो, उसके बाद जो बचेगा दैट इज योर कैपिटल गेन, और वो आपका टैक्सेबल उस ईयर में होगा जब कंप्टेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जैसे आपको कंप्टेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट हुआ है तो दिसंबर 24 में, मतलब मैं बोल सकता हूँ प्रीवियस ईयर 24-25 में आपका ये टैक्सेबल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर आपने जेडीए ब्रिज करा, जेडीए कंप्लाई नहीं किया, जेडीए कंप्लाई नहीं किया मतलब ये जो ऑनर था इसको बोला कि भाई देख तेरे को 40 फ्लैट मिलेंगे। अब ये कब मिलेंगे, ये वाली डेट है 24-25, मतलब 10 दिसंबर 2024 तक मिल जाएंगे। बट अगर ये 10 दिसंबर 2024 तक वेट नहीं करता है, इसको पता है मेरा 40 फ्लैट में मेरा हिस्सा है, ये 22-23 के अंदर, प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर अपने 40 फ्लैट का हिस्सा किसी और को सेल कर देता है, अपना 40 फ्लैट का हिस्सा जो उसको जेडीए के कारण मिला है वो किसी और को सेल कर देता है, तो उसे जो जेडीए का बेनिफिट मिला है वो उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो उस केस में सिचुएशन क्या होगी, अगर जेडीए कंप्लाई नहीं होता है तो पहला, जब उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर किया था, राइट, 20-21 में, मान लो उसने 21-22 में पोजीशन ट्रांसफर किया था, तो उस ईयर में उसको टैक्सेबिलिटी नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि उसको सेक्शन 45(5) का बेनिफिट मिल गया था। तो जिस ईयर में उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर किया था उस ईयर में उसे जेडीए का बेनिफिट मिल गया था, तो वो बेनिफिट विड्रॉल हो जाएगा। तो जिस ईयर में उसने पोजीशन ट्रांसफर किया है, पहला उस ईयर में टैक्सेबिलिटी कंप्यूट कर लो, ठीक है ना। अब उस ईयर में टैक्सेबिलिटी कंप्यूट करोगे, मान लो 21-22 में उसने ट्रांसफर किया, तो जिस दिन उसने ट्रांसफर किया उस दिन उस जमीन की क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो आप यहाँ पर लेस कर लोगे नॉर्मल तरीके से, और ये कैपिटल गेन आपका कंप्यूट हो जाएगा। तो पहला, जैसे ही आपने पोजीशन ट्रांसफर किया उस ईयर में टैक्सेबिलिटी आ गई। दूसरा, ये जो हिस्सा है आपका 40 फ्लैट जो आपने 22-23 में किसी और को दे दिया, ये 22-23 में किसी और को दे दिया, राइट, तो कितने में दिया, वो अमाउंट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब यहाँ कॉस्ट क्या होगी, ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आई थी पहले वाले जब आपने पोजीशन ट्रांसफर किया था, राइट, उस समय जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली गई है यही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, राइट। और 22-23 में आपका ये कैपिटल गेन भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। 22-23 में अपने 40 फ्लैट का शेयर 40 फ्लैट की ऑनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दी। अगर आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ट्रांसफर कर देते हो तब तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, बाद में ट्रांसफर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में ट्रांसफर करते हो तो जेडीए का बेनिफिट तो मिल ही रहा है, उसके बाद में जो ट्रांसफर करोगे उससे में देखा जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो बाद में ट्रांसफर करते हो, मान लो आपने 45(5) कंप्लाई किया और बाद में ट्रांसफर किया, तो ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ना, दिस विल बी दी कॉस्ट, दिस विल बी कॉस्ट, अगर आप बाद में इसको ट्रांसफर करते हो तो, राइट। और अगर मान लो आप पहले ही ट्रांसफर कर लेते हो तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर फॉलो करनी होगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलो ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया है ट्रांसफर की डेफिनेशन में। ट्रांसफर की डेफिनेशन में हमने देख लिया है सेल, एक्सचेंज, रेलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरिन, और उसके 2-3 एक्सेप्शन देख लिए। फिर हमने देखा है कि अगर मान लो आपका कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स अंडर एनी लॉ, राइट, और ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, और जेडीए भी हमने देख लिया स्पेसिफिक, ठीक है। अब आता है कि अगर मान लो आप अपना शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डिंग है या मेंबरशिप है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफर द राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसेप्ट में क्या होता है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मान लो 100 मेंबर मिल गए, 100 या 1000 या 10,000 जो भी मेंबर्स हैं मान लो मिल गए, और मिलके उन्होंने क्या किया, एक फंड कंट्रीब्यूट किया और एक कई सारे फ्लैट्स डेवलप किए। अब जो उन्होंने फंड कंट्रीब्यूट किया है उसके कारण उनको क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर्स मिल जाते हैं, मेंबरशिप मिल जाती है, और उस मेंबरशिप के कारण उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट दे दिया जाता है, राइट। तो जब आप अपने शेयर्स या अपने राइट्स, मेंबरशिप जो है वो ट्रांसफर कर देते हो तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ट्रांसफर कर दिया है, राइट। सो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। और सेम रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स का रिडम्पशन होता है तो ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। तो जब हमें क्लियर हो गया है कि कैपिटल एसेट्स है, ट्रांसफर है, राइट, तो यस कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ट्रांसफर है वो, लेकिन उन्हें ट्रांसफर नहीं माना गया है। तो जो इंटर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है वो मैं भी आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, बाकी आप मेरे नोट्स में देख लेना, ठीक है ना।
यस, सर्टेन ट्रांजेक्शन्स विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, राइट। तो उन केसेस में कैपिटल गेन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेक्शन 47, सर्टेन ट्रांजेक्शन्स विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, जिसे हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ ट्रांसफर, राइट। अभी हमने क्या देखा है, कैपिटल गेन हेड के अंदर कब कोई इनकम टैक्सेबल होगी, पहला कैपिटल एसेट्स हो एज पर सेक्शन 214, दूसरा ट्रांसफर हो एज पर सेक्शन 247, राइट। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो यस कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन सेक्शन 47 बोलता है कि सर्टेन ट्रांजैक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, जिन्हें ट्रांसफर नहीं मानना है, मतलब जब उन्हें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको यहाँ पर करा देता हूँ, दिस विल बी इंपॉर्टेंट, दिस 4 पॉइंट्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटर पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज एक बार अपन गो थ्रू जरूर करेंगे, है ना, पढ़ना जरूरी है ना, एक बार आपको पढ़ना है, बट रिवीजन वीडियोस में मैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, एक बार गो थ्रू मैं करा दूंगा, ठीक है। सर्टेन ट्रांजेक्शन्स विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, अब इसको मैंने ना चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले 6 केसेस वहाँ हम देखेंगे जहाँ पर ऑनरशिप में चेंज होता है, ठीक है ना, मतलब ए से बी को असेट्स ट्रांसफर हो गई लेकिन फिर भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। 6 केसेस हम देखेंगे जहां पर असेट्स चेंज हो गए, मान लो आपके प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, राइट, म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गए, जो भी है इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, वो हम देखेंगे, है ना। चेंज इन असेट्स 6 केसेस, चेंज इन ऑनरशिप 6 केसेस, चेंज इन असेट्स, और चेंज इन सक्सेशन 3 पॉइंट्स, चेंज इन सक्सेशन, प्रोप्राइटरी कंपनी में कन्वर्ट हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, दीज आर चेंज इन सक्सेशन, और कुछ अदर केसेस, राइट। तो अदर केसेस, चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले चेंज इन ऑनरशिप, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मान लो एचयूएफ का पार्टीशन होता है, एचयूएफ का पार्टीशन होता है और वो असेट्स, एचयूएफ का पार्टीशन होता है और असेट्स मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ठीक है ना। पहले असेट्स किसकी थी, एचयूएफ की, अब पार्टीशन हुआ और मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, ऑनरशिप चेंज हुई है, बट इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 47 में स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि अगर एचयूएफ का पार्टीशन होता है और उस पार्टीशन में आप असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो द मेंबर्स को इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। विल या इनहेरिटेंस में अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर होती है तो उसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। गिफ्ट में अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर होती है तो उसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लो कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को 100% होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को, या सब्सिडरी कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इफ रिसीविंग कंपनी इंडियन कंपनी है। तो अगर मान लो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया है और जो सब्सिडरी है वो इंडियन कंपनी है, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर किया, होल्डिंग कंपनी अगर इंडियन कंपनी है, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, राइट। 100% होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट। यहां पर इस 4th पॉइंट के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। 100% होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप 8 साल तक कंटिन्यू रहना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, व्हेन द ट्रांसफर टुक प्लेस इन द प्रीवियस ईयर, फ्रॉम द 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस ईयर में आपने ट्रांसफर किया है वहां से 8 साल तक अपना होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप चेंज नहीं होना चाहिए और आप उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो भी जिसको भी असेट्स रिसीव हुई है ना, वो उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता 8 साल तक, राइट। अगर 8 साल तक वो उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है या होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप में वेरिएशंस होता है तो यस वो टैक्सेबल हो जाएगा। अदरवाइज इट विल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर व्हेन सच ट्रांसफर टुक प्लेस। एक्चुअल में जब वो ट्रांसफर हुआ था उस ईयर में टैक्सेबिलिटी नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ दिस, यस वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। मान लो आपने प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप थी और आपने प्रेसेंट सब्सिडरी को ट्रांसफर करी, राइट, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, होल्डिंग कंपनी के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने 8 साल तक कोई भी कंडीशन कंप्लाई नहीं करी तो जिस प्रीवियस ईयर 21-22 में जो कैपिटल गेन आप पे इम्पोज नहीं हुआ था, बेनिफिट मिल गया था, वो वापस से रिकैलकुलेट किया जाएगा और आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जिसने ट्रांसफर किया है उसके लिए वो ट्रांसफर मानते हुए उसके लिए वापस से टैक्सेबल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिकैलकुलेट किया जाएगा और टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है। तो मेन ये 4 पॉइंट्स हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं अमल कमीशन और डिमर्जर के पॉइंट्स भी हैं, वो हम देख लेते हैं। अमल कमीशन में क्या होता है कि
एक कंपनी दूसरे में अमलगमेट होती है या दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती है ना, अमलगमेशन और मर्जर, यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर उसे अमलगमेशन भी बोला गया है। ठीक है, अगर मान लो जो कंपनी जिसका अमलगमेशन हो रहा है दैट इज अमलगमेटिंग कंपनी, और जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है या जिसमें दूसरी कंपनी मर्ज हो रही है दैट इज अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है ना, तो अगर अमलगमेटिंग कंपनी अपनी एसेट्स ट्रांसफर कर रही है अमलगमेटेड कंपनी को, और अगर अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, डन। इसी तरीके से अगर कोई फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी जिसका अमलगमेशन हो रहा है किसी फॉरेन अमलगमेटेड कंपनी, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर फॉरेन की अमलगमेटिंग कंपनी है, फॉरेन का अमलगमेटेड कंपनी है, हमको क्या लेना देना? हमको लेना देना है क्योंकि फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी जो अपनी एसेट्स ट्रांसफर कर रही है अमलगमेटेड कंपनी को, है ना, उसने इंडियन कंपनी के शेयर्स एक्वायर्ड कर रखे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी की बैलेंस शीट में इंडियन शेयर्स हैं एज ए एसेट्स एज ए इन्वेस्टमेंट, राइट, तो वो भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं क्योंकि फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी अपनी एसेट्स ट्रांसफर कर रही है फॉरेन अमलगमेटेड कंपनी को, राइट। तो इंडियन कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसे भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला है इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे इफ at least 25% shareholder of amalgamating company should remain shareholder in amalgamated company, और जहां amalgamating company incorporated है अगर वो कंट्री इस पे टैक्स इंपोज नहीं कर रही है तो इंडियन गवर्नमेंट की टैक्स इंपोज नहीं करेगी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सेम सी वाला भी सेम है। अब सी वाले को समझना, सी वाले में मैं एक ही चीज वेरी है वो आपको बता रहा हूं। फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी जिसने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं और उस फॉरेन कंपनी की वैल्यू डिराइव हो रही है बिकॉज ऑफ इंडियन कंपनी। अभी पहले वाला जो केस था उसमें क्या था, फॉरेन कंपनी जिसकी एसेट्स में फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी जिसकी एसेट्स में इंडियन कंपनी के शेयर्स है। अब यहां पर क्या है, फॉरेन अमलगमेटिंग कंपनी जिसकी एसेट्स में इंडियन कंपनी के शेयर नहीं है, किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स है, बट उस फॉरेन कंपनी की वैल्यू डिराइव हो रही है बिकॉज ऑफ इंडियन कंपनी, क्योंकि उस फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, राइट। तो इनडायरेक्टली इंडियन कंपनी के शेयर पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। वही सेम कंडीशन, 25% शेयर होल्डर शुड रिमेन शेयर होल्डर इन अमलगमेटेड कंपनी, और जहां अमलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अगर वो कंट्री टैक्स इंपोज नहीं कर रही है तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं करेगी। ठीक है ना। सेम फॉर द ट्रांसफर, सेम फॉर द डीमर्जर। डीमर्जर के केस में भी सेम ही है। डीमर्जर में क्या होता है एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। मान लो जैसे ये रिलायंस ग्रुप है, ठीक है ना। अब रिलायंस का जो जियो सेगमेंट है, रिलायंस का ये पूरा रिलायंस ग्रुप है, RIL, रिलायंस इंडस्ट्री। अब ये जियो जो सेगमेंट है ना, इसको उठाकर एक नई कंपनी बना दिया जाए, दैट इज डीमर्जर। ठीक है ना, दैट इज डीमर्जर। ठीक है ना। तो अब रिलायंस के पास जो उसका इफेक्टिव पोर्शन हो गया वो यही रह गया, क्योंकि ये जियो वाला पोर्शन तो ट्रांसफर डीमर्ज मतलब अलग कंपनी बन चुका है, दैट इज डीमर्जर। ठीक है ना। तो डीमर्जर के केस में भी अगर मान लो डीमर्ज्ड कंपनी असेट्स ट्रांसफर करती है रिजल्टिंग कंपनी को, अब ये जो जियो की जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर हो जाएगी इधर, राइट। तो जो जियो की जो इस सेगमेंट की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज थी वो इधर ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ दिस इज रिजल्टिंग कंपनी, इफ रिजल्टिंग कंपनी इज इंडियन कंपनी। ठीक है ना। तो ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय डीमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी, अगर रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और सेम जो अमलगमेशन में देखा था वो हम यहाँ देख रहे हैं। कोई फॉरेन डीमर्ज्ड कंपनी जिसने इंडियन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, राइट, और वो इंडियन कंपनी के शेयर्स किसको, फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इफ 75% शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी रिमेन शेयर होल्डर इन रिजल्टिंग कंपनी। और जहां डीमर्ज्ड कंपनी इनकॉर्पोरेट है अगर वो कंट्री की गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं करेगी तो इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स इंपोज नहीं करेगी। ए, बी और सी भी सेम ही है। फॉरेन डीमर्ज्ड कंपनी जिसने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं और उस फॉरेन कंपनी की वैल्यू डिराइव हो रही है बिकॉज ऑफ इंडियन कंपनी, राइट, सेम। ठीक है ना। तो दीज आर द केसेस ऑफ द चेंज इन ऑनरशिप। अब आता है 6 केसेस चेंज इन असेट्स। चेंज इन असेट्स जैसे अमलगमेशन हो रहा है ना। चेंज इन असेट्स, अमलगमेशन, पहला इसमें पॉइंट है अमलगमेशन। जैसे अमलगमेशन हो रहा है, अमलगमेटिंग कंपनी अपने असेट्स ट्रांसफर कर रही है और अमलगमेटेड कंपनी उसके बदले क्या दे रही है, शेयर। सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ठीक है ना। in amalgamation, if shareholder of amalgamating company receive shares of amalgamated company as only part of consideration, then it will not be treated as transfer.
अगर अमलगमिटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को अमलगमिटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं ओनली एज ए कंसिडरेशन, ठीक है ना, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। सेम फॉर द डिमर्जर, डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलते हैं एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, राइट, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। कन्वर्जन ऑफ फॉलोइंग, अगर बॉन्ड्स, किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट उसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में कन्वर्ट होते हैं, किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट उसी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में कन्वर्ट होते हैं, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अगर किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स उसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। दो या दो से ज्यादा स्कीम म्यूचुअल फंड की मर्ज होकर एक नई स्कीम बनती है, राइट, सेम स्कीम, राइट, तो इसे भी ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा। बट यहाँ ध्यान रखना, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड और इक्विटी ओरिएंटेड मिलकर इक्विटी ओरिएंटेड बने, इक्विटी डेप्ट मिलकर इक्विटी बनती है, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ये चीज ध्यान रखना। डेप्ट ओरिएंटेड मिलकर डेप्ट बनती है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ठीक है ना। और एक किसी भी म्यूचुअल स्कीम के जो आपस में प्लान मिलकर अगर नया प्लान डेवलप होता है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मान लो आपकी किसी प्लान, आपके पास कोई ग्रोथ प्लान है और एक डिविडेंड प्लान है, मान लो एक स्कीम है म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम है, उसके दो प्लान है, डिविडेंड प्लान और ग्रोथ प्लान। अब इन दोनों को मिलाकर एक नया प्लान बना दिया गया डिविडेंड प्लान, ठीक है ना, डिविडेंड प्लान, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। आपके पास अगर मान लो डिविडेंड प्लान की यूनिट्स है, अब आपको इस डिविडेंड प्लान की यूनिट्स मिल गई नई वाले, ग्रोथ प्लान की यूनिट्स के बदले आपको इस डिविडेंड प्लान की यूनिट्स मिल गई, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब हम देखते हैं तीन केसेस सक्सेशन वाले। सक्सेशन वाले, पहला प्रोप्राइटरी का कंपनी में कन्वर्जन है, दूसरा पार्टनरशिप का कंपनी में कन्वर्जन है, और तीसरा अनलिस्टेड कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन है। तो जब ये कन्वर्जन होता है, राइट, तो सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी जाती है, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि अगर प्रोप्राइटरी कंपनी में कन्वर्ट होती है, राइट, प्रॉपराइटरी अगर कंपनी में कन्वर्ट होती है तो कब वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रही है, बट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर विद सर्टेन कंडीशंस फुलफिल। पहला, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए कंपनी को, प्रॉपराइटरी से कंपनी को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। दूसरा, सोल प्रोपराइटर, अब जो सोल प्रोपराइटर है वो क्या हो जाएगा, उस कंपनी का शेयर होल्डर हो जाएगा और उसके पास 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होनी चाहिए ऑफ टोटल वोटिंग पावर, जो उसके साथ 5 साल तक कंटिन्यू होनी चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्ट। और कंसीडरेशन में जो मिलना चाहिए वो शेयर्स ही मिलने चाहिए, शेयर्स के अलावा कुछ नहीं मिलने चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो प्रोपराइटरी का जो कन्वर्जन हुआ है कंपनी में वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कोई कैपिटल गेन इम्पोज नहीं होगा। इसी तरीके से सेम फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, अगर सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी कंपनी को ट्रांसफर हुई हो, ऑल पार्टनर्स बिकम शेयर होल्डर इन द कंपनी। अब उनका जो शेयर होल्डिंग होना चाहिए ना, वो उनके कैपिटल रेशियो में होना चाहिए, इन द सेम रेशियो ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में होना चाहिए, ठीक है ना। और उनका जो वोटिंग पावर है सभी का मिला के 50% से कम नहीं होना चाहिए, और ये 5 साल तक वोटिंग पावर, और वोटिंग पावर हमेशा ध्यान रखना इक्विटी शेयर्स में होता है, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं होता है। शेयर होल्डिंग उनकी हो सकती है, शेयर होल्डिंग में उनको प्रेफरेंस और इक्विटी भी मिल सकता है, बट वोटिंग पावर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में होता है, चीज ध्यान रखना। और ये 5 साल तक कंटिन्यू रहना चाहिए, और जो कंसिडरेशन मिलना चाहिए ओनली शेयर्स फ्रॉम दी कंपनी, सिर्फ और सिर्फ कंपनी से शेयर्स मिलने चाहिए इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आता है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ, सेम है 4 पॉइंट, ठीक है ना, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रही हो एलएलपी को, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो कंपनी में क्या, एलएलपी में क्या बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे। किस रेशियो में, जिस रेशियो में उनका शेयर होल्डिंग था उसी रेशियो में उनको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगा और कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और इनको कंसीडरेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है ना। ऑल शेयर होल्डर बिकम पार्टनर इन एलएलपी एंड देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड P&L शुड बी इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। उनका PL रेशियो होना चाहिए 50% से ज़्यादा और 5 साल तक कंटिन्यू रहना चाहिए, और कंसीडरेशन में ओनली कैपिटल कंट्रीब्यूशन और P&L में हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। अब कुछ 3 पॉइंट इनके एक्स्ट्रा हैं। टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स ऑफ द कंपनी इन एनी 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 60 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी अगर वो कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो उसे ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज ट्रांसफर माना जाएगा। असेट्स जो है इन 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इन एनी 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और
नो अमाउंट पेड टू पार्टनर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी का, उससे कोई भी अमाउंट पार्टनर को पेड नहीं होना चाहिए अप टू 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्शन। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो यस, इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन आप ब्रेक करते हो, जो भी इनका थ्रेशोल्ड टाइम डेट है, मतलब 5 साल वाली, उसमें अगर आप कोई भी कंडीशन ब्रेक करते हो या कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इन हैंड्स ऑफ सक्सेसर, क्योंकि पुराना तो खत्म हो चुका है, जो सक्सेसर है उसके हाथों में से टैक्सेबल कर दिया जाएगा एज पर सेक्शन 47A। तो हमने क्या क्या देख लिया है? सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, चेंज इन ऑनरशिप वाले केसेस देख लिए हैं, चेंज इन एसेट्स वाले केसेस देख लिए हैं, और चेंज सक्सेशन वाले केसेस देख लिए हैं। कुछ अदर केसेस हैं वो आप फटाफट से गो थ्रू कर लीजिएगा। राइट, चलिए अब हम आते हैं सेकंड फेज कंप्यूटेशन। अब हम आते हैं सेकंड फेज कंप्यूटेशन। जब हमें पता पड़ गया है कि कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर है, राइट, और कुछ केसेस हमें पता पड़ गए हैं जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना गया है, तो हमें पूरी क्लियरिटी हो गई है कि यस, ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब हमें ये चीज की क्लियरिटी मिल गई है तो अब हम देखेंगे जब कैपिटल गेन में टैक्सेबल होना है तो कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, वो अब हम यहाँ पर कंप्यूट करेंगे। राइट, तो वो हम करेंगे अगले पार्ट में, कैपिटल गेन का जो अगला पार्ट है उसके अंदर कंटिन्यूटी सीरीज में आपको यहाँ पर मिल जाएगा।